हाँ, तो मैं आप सभी भाई बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर भी बांटा गया है और कोण के आधार पर भी बांटा गया है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम पूरा विस्तार से समझेंगे, इसके प्रकार को भी हम पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता है क्या। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज को अंग्रेजी में दोस्तों हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज को हम इसके नाम से ही इसका अर्थ समझेंगे, इनकी इसके शब्द से ही हम इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, जो त्रिभुज है यह दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला दोस्तों त्रि, उसके बाद है प्लस भुज। ठीक है, और देखिए त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का क्या अर्थ होता है? तीन। और दोस्तों भुज का अर्थ होता है भुजा। यानी कि दोस्तों, अगर पूरा मिला के अगर हम समझें त्रिभुज का पूरा अर्थ, तो हम यही कहेंगे कि तीन भुजा, यानी कि जिस आकृति की तीन भुजा होती है उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। लेकिन दोस्तों, यह आपको एक झलक समझाने का मेरा तरीका है, यह इसका परिभाषा नहीं है। इसका जो परिभाषा है आज हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन करके। हो सकता है कि इसके पहले आप यही समझते होंगे कि जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी होती है, बंद होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन क्या है? सही है? सही नहीं है। अच्छा, परिभाषा क्या होगा इसको भी हम दोस्तों समझेंगे। यानी कि आप अभी के लिए समझ गए हैं कि त्रिभुज शब्द का मतलब होता है कि तीन भुजा। चूंकि त्रिभुज जो दो शब्दों के मिलने से बना है, सबसे पहला त्रि, दूसरा है भुज। त्रि का अर्थ होता है तीन, भुज का अर्थ होता है भुजा। यानी कि जिस आकृति में तीन भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा हम इसका फिगर को देख लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। जैसे आप देखते होंगे किताबों में कि दोस्तों त्रिभुज ऐसे ऐसे रहता है, यही ना होता है। बहुत सारा त्रिभुज देखिएगा तो ऐसे भी रहता है। ठीक है, यह भी त्रिभुज है। तो देखिए, इसमें इस आकृति में देखिए इस सब को हम आकृति बोलेंगे। आकृति को अंग्रेजी में हम इमेज बोलते हैं। देखिए, इसको भी आकृति बोलेंगे, इसको भी हम आकृति बोलेंगे। इसमें जो है यह दोनों आकृति में तीन भुजा है, इसीलिए इसको त्रिभुज कहेंगे। इसी वीडियो में दोस्तों हम आगे देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी आकृति है जिसमें तीन भुजा तो होता है लेकिन वह त्रिभुज नहीं होता है। तो आप लोग सब्र बना के रखिएगा। अब भुजा क्या होता है? तो दोस्तों, भुजा को अंग्रेजी में हम साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए यह जो आप देख रहे हैं ना, यह भुजा कहलाएगा, यह भी भुजा कहलाएगा और यह भी भुजा कहलाएगा। तो दोस्तों, इस आकृति में देख सकते हैं कि तीन भुजा है, तो इसीलिए इसको त्रिभुज कहेंगे। इस आकृति में भी दोस्तों ध्यान से देखिए कि एक भुजा यह वाला हो गया, ठीक है, दूसरा भुजा यह हो गया, तीसरा भुजा यह हो गया। तो दोस्तों, इसको भी हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, त्रिभुज भी बहुत तरह का होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो टेढ़ा टाण होता है। देखिए कैसे, देखिए ऐसे बहुत जगह देखिएगा तो ऐसे भी त्रिभुज रहता है। तो देखिए, त्रिभुज रहने का कुछ भी रह सकता है। देख सकते हैं कि इसमें तीन भुजा है, पहला भुजा यहाँ पे है, दूसरा भुजा है, तीसरा भुजा है, तो यह भी दोस्तों त्रिभुज हो गया। अब दोस्तों हम इसके परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसका हम एकदम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, तीन भुजा से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसके दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब कहने का मतलब है, फिर से समझिए। मैंने बोला कि तीन भुजाओं से घिरी हुई। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक भुजा कर दिया, यहाँ पे दूसरा भुजा कर दिया। तीन भुजाओं से हम इस आकृति को घेर दिए। देख सकते हैं कि आकृति बन गया। तीन भुजाओं से घिरी हुई वैसी बंद आकृति, देख सकते हैं कि चारों तरफ बंद है। ये नहीं ना कि देखिए, इस आकृति में भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी दो भुजा हो गया और यहाँ पर तीन भुजा हो गया। तो इसमें भी तीन भुजा है, चूंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, लेकिन यह बंद नहीं है। तो अगर बंद नहीं है तो यह त्रिभुज नहीं होगा। अगर यह बंद है तो त्रिभुज होगा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई वैसी बंद आकृति, यानी कि कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, जिसके दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी हो, तो वैसी आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे आप कहने का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस भुजा की लंबाई हम कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई हम कर देते हैं दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई हम कर देते हैं फिर से मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर। मान के चलिए कि यह भी भुजा 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने यहाँ पे तीसरी शर्त में बोला था कि उसके दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, तभी यह त्रिभुज होगा। और यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करके भी देता है। जैसे देखिए, अगर हमको पहचाना है कि ये त्रिभुज है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? देख लेंगे कि तीन को भुजा दिया है और तीनों भुजा बंद है, सटा हुआ है आपस में। और तीसरी बार में हम क्या देखेंगे कि इसके दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आ रही होगी, तो उसे हम त्रिभुज कहेंगे।
जैसे एक भुजा यह हो गया, दूसरा भुजा यह हो गया, ठीक है। तीन को जोड़िए तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और जो 10 सेंटीमीटर होता है दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, चूँकि दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, तो तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है, यानी कि पहला शर्त पूरा हो गया। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब आपको ऐसे जोड़ के देखना होगा कि इससे बड़ा हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर होता है, जो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, यानी कि इस तरह भी ये सफल हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे इसको जोड़ के कि इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होता है 9 सेंटीमीटर, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 सेंटीमीटर जो होता है 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से हर तरह से बड़ी आ रही है, तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको ऐसी बहुत सारी आकृति देखने को मिलेगी जिसमें 3 भुजा भी है और तीनों भुजा जो है आपस में सटा हुआ है, यानी कि वह आकृति बंद है। लेकिन जिसको दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी नहीं आ रही है, तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे कहने का मेरा मतलब है, देखिए हमने दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज को बना दिया। मान के चलिए कि यह जो भुजा है यह 9 सेंटीमीटर है, इसको दोस्तों मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान के चलिए ना, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमको क्या करना होगा, आप जानते हैं कि 3 भुजा है, तीनों भुजा बंद है, तो 2 शर्त पूरा हो गया। तीसरी शर्त में हम देखते हैं कि इसके 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी आना चाहिए। देखिए इसको जोड़ते हैं, इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है, यानी कि यह ठीक है। फिर हम देखेंगे इसको जोड़ के कि इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं। 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको जोड़कर इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होता है, जो कि 9 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, छोटा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो भुजा को अगर हम इस भुजा को जोड़ रहे हैं तो इस भुजा से बड़ा नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए हम पारा पारी सभी में ट्राई करते हैं, यानी कि बारी बारी से इसको सबसे पहले जोड़ के देखेंगे इससे बड़ी आ रहा है कि नहीं, फिर इसको जोड़ के देखेंगे इससे बड़ी आ रहा है कि नहीं, उसके बाद इसको जोड़ के देखेंगे कि इससे बड़ी आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, बड़ी आ रही है, तभी त्रिभुज बनेगा, जैसे दोस्तों हमने पहले उदाहरण में देखा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको अगर जोड़ रहे हैं तो इतना नहीं आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो इससे बड़ा तो आ जा रहा है, इसको भी ऐसे हम जोड़ रहे हैं तो इससे बड़ा आ जा रहा है, लेकिन ऐसे जोड़ने पर इतना बड़ा नहीं आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों यह त्रिभुज नहीं बनेगा। इसमें 3 भुजा भी है, तीनों भुजा बंद है, लेकिन तीसरा शर्त पूरा नहीं हुआ कि 2 भुजा को जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी नहीं आ रही है, यानी कि दोस्तों यह त्रिभुज नहीं बनेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से बेसिक चीज़ को समझ गए होंगे, त्रिभुज के परिभाषा को। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिभुज के परिभाषा को, ठीक है, कि वैसी 3 भुजाओं से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसके 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी आती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई वैसी बंद आकृति जिसके 2 भुजाओं के योग मतलब होता है जोड़ना, तीसरी भुजा से बड़ी हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम त्रिभुज के बारे में और भी बहुत सारी बातों को समझ लेते हैं, ठीक है। वह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि यह त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ से हमने एक त्रिभुज को बना दिया। अब दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि इस त्रिभुज में क्या क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर, हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि त्रिभुज में यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा है, यानी कि सबसे पहली बात हो गई कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। और देखिए कोई भी आकृति है, मैथ का कोई भी आपको आकृति ले लीजिए, जिसमें उतना उस आकृति में जितना उसकी भुजा होती है उतना ही कोण होता है। जैसे इस आकृति में 3 गो भुजा है तो 3 गो कोण भी होगा। कोण कहाँ बनता है, तो देखिए जहाँ 2 भुजा मिलती है और वह जहाँ 2 भुजा जब मिलती है तो उन भुजाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जैसे पहला भुजा यह हो गया, दूसरा भुजा यह हो गया, यहाँ पे मिल गई है, तो देखिए यहाँ पे झुकाव हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे झुकी हुई है, तो इसी को हम कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए पहला भुजा, दूसरा भुजा, इसको भी हम लोग कोण बोलेंगे। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, और इन भुजाओं के बीच ये जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण बोलेंगे। यानी कि त्रिभुज में 3 कोण भी होता है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होता है, यानी कि 3 शीर्ष बिंदु बोल लीजिए या फिर शीर्ष बोल लीजिए, बातें की है। अब शीर्ष क्या होता है, देखिए यह जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 भुजा जहाँ पे मिल रही है तो इसी को हम शीर्ष बोलेंगे। 2 भुजा जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम शीर्ष बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला भुजा, दूसरा भुजा, यह जो है इस बिंदु पे मिल रही है, यानी कि यह भी एक शीर्ष कहलाएगा या फिर शीर्ष बिंदु कहलाएगा। यहाँ पर भी पहली भुजा, दूसरी भुजा यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इसको हम भुजा बोलेंगे, तो इसे भी हम लोग शीर्ष बिंदु कहेंगे। इससे यहाँ पर जो हम इसको भी शीर्ष बिंदु कहेंगे। आप चाहें तो दोस्तों इसका नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ए,
इसका नाम देते हैं हम लोग बी, इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके जगह पर दोस्तों आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं, या फिर इसके जगह पर आप ए इसको भी मान सकते हैं, बी इसको भी, सी इसको भी, या बी इसको भी, सी इसको भी, ए इसको भी मान सकते हैं। नाम देने का आप कैसे भी दे सकते हैं, इससे आपको कोई भी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज को जो है यह दो प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला तो है भुजा के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के। त्रिभुज को दोस्तों दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। सबसे पहला दोस्तों भुजा के आधार पर, और दोस्तों दूसरा है कोण के आधार पर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण के आधार पर। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है और कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला दोस्तों आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा दोस्तों होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों आप त्रिभुज को, जैसे यहाँ पे त्रिभुज लिखा है, इसके जगह पर आप त्रिभुज यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप त्रिभुज को हम ऐसे भी दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह आप छोटा सा बना देते हैं एक आकृति को, तो हम इसको भी त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, समय बचाने के लिए हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे समबाहु और ऐसे त्रिभुज को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको समय को बचाना है तो त्रिभुज के जगह पर आप इसको भी बना देते हैं, तो इसको भी दोस्तों हम त्रिभुज ही पढ़ते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी होता है। और दोस्तों तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों इन सभी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में हम इसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज को दोस्तों अंग्रेजी में हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। चाहे तो अंग्रेजी को भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भुजा के आधार पर तो त्रिभुज के प्रकार को समझ गए। अब दोस्तों कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करिए कि त्रिभुज का चिन्ह बना दीजिए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह हिंदी में यहाँ पे त्रिभुज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दे दिएगा तो कोई भी बात नहीं है। दूसरा दोस्तों होता है समकोण त्रिभुज, और दोस्तों तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब दोस्तों आप लोग इसके अंग्रेजी को भी समझ जाइए। न्यून कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में हम दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसके अंग्रेजी को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम बारी बारी से इन सभी के प्रकारों को डिटेल में समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम एक्सप्लेन के साथ समझेंगे इन सभी को। ठीक है दोस्तों, तो अब अभी के लिए क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के जितने प्रकार हैं उनको हम एकदम डिटेल में समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके नाम से ही हम इसके अर्थ को समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज जो है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सम लिखा हुआ है। तो दोस्तों सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, समान बोल लीजिए, या दोस्तों आप इसको बराबर बोल लीजिए। अब दोस्तों आप लोग वो वाला सामान मत खरीदीजिए, मत सोचिएगा जिसको हम खाते हैं, जैसे यह वाला आप कहेंगे कि अभी तो एक सामान है, तो यह वाला सामान की हम नहीं बात कर रहे हैं, जो बराबर होता है। आप जानते हैं कि बराबर को भी हम समान बोलते हैं। तो आप समझ गए कि सम का मतलब क्या होता है, समान। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं बाहु, तो बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, या फिर बाहु का मतलब बाह भी होता है। देखिए भुजा, देखिए जैसे हमारा हाथ है तो बिहार में इसको बाह भी बोलते हैं, तो इसको बाहु भी बोलते हैं, इसको भुजा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो यानी कि दोस्तों आप पूरा मिला के समबाहु त्रिभुज के आप अर्थ को समझिए। देखिए अब समबाहु त्रिभुज का पूरा मतलब क्या निकल गया, यानी कि बराबर भुजा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि यह एक त्रिभुज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, और देखिए अगर इसको समबाहु त्रिभुज होना है तो इसके सभी भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह जो है दोस्तों 10 मीटर है। ठीक है, यह भी दोस्तों 10 मीटर है, यह भी दोस्तों 10 मीटर है।
तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए कि इसकी सभी भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर प्यारे सर हम बहुत जगह देखते हैं कि यहाँ पे मैथ के अंक के बाद कभी कभी CM लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं M लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पे KM लिखा हुआ मिलता है। तो आखिर इन सभी का मतलब क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पे M लिखे तो इसका मतलब होता है मीटर। मीटर को शॉर्टकट में हम M से लिखते हैं। M लिखा है तो इसको मीटर पढ़ेंगे, यानी कि इसको पढ़ेंगे 10 मीटर। मान लीजिए कि M की जगह CM भी लिखा होता है, यानी कि ऐसे। तो दोस्तों सेंटीमीटर को हम CM बोलते हैं शॉर्टकट में। अगर यहाँ पे CM लिखा होता तो हम कैसे पढ़ते हैं? 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों बहुत जगह देखिएगा तो इस M या फिर CM की जगह KM भी लिखा होता है। तो दोस्तों किलोमीटर को हम KM पढ़ते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको KM। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 KM लिखा होता है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 किलोमीटर। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए कि CM और M का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब देखिए एक 2 उदाहरण मैं और देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि दोस्तों यह एक त्रिभुज है। मान लीजिए देखिए इसकी कैसी इमेज है, ठीक है, यह एक त्रिभुज है। इसकी भुजा मान लीजिए कि अगर यह 11 सेंटीमीटर होगा और हम बोल रहे हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि इसका अर्थ साफ हो गया कि अगर एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। यानी कि दोस्तों यह भी 11 सेंटीमीटर होगा और यह जो बड़ा सा भुजा देख रहा है यह भी 11 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का यही मतलब होता है। अगर आपको क्वेश्चन में एक भुजा भी देता है और समबाहु त्रिभुज बोलता है तो आपको समझना है कि सभी भुजा उतना ही होगा जितना एक भुजा की लंबाई होगा। 11 सेंटीमीटर है तो सभी 11 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अब मैंने आपको दोस्तों अभी बताया कि कोई भी त्रिभुज है उसमें 3 गो कोण भी होता है। जैसे आप लोग मान के चलिए दोस्तों कि यह एक समबाहु त्रिभुज है और दोस्तों समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या करते हैं इसका नाम भी दे देते हैं ABC। आप चाहें तो नाम नहीं भी दीजिएगा तो कोई भी बात नहीं है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोण भी होता है। जैसे दोस्तों कि यहाँ पे यह एक कोण है, यहाँ पे यह एक कोण है और यहाँ पे यह एक कोण है। अब आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर इसको आप क्यों बता रहे हैं? तो देखिए आप लोग एक बात को ध्यान से सुनिए। समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि सभी भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों जिस त्रिभुज में जितनी भुजा बराबर होगी उतना उसका कोण भी बराबर होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस त्रिभुज में जितनी भुजा होती है उतना ही उसका क्या होता है? कोण भी होता है। जैसे त्रिभुज में 3 गो भुजा होगा तो 3 गो कोण भी होगा। अब इसमें भी एक फैक्ट आ गया कि अब जितनी भुजा बराबर होगी उतना कोण भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि यह है दोस्तों 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है तो यह भी 5 किलोमीटर होगा और यह भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यह जो तीनों कोण होगा तो यह भी बराबर होगा। और दोस्तों एक बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण मतलब क्या होता है? देखिए अंतः कोण मतलब होता है कि अंदर के कोण और योग मतलब होता है जोड़ना। यानी कि त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को अगर आप जोड़िएगा ना तो वह 180 डिग्री का होता है। इस बात को VVI करके मार लीजिए। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होगा तो इसका मतलब है कि सभी कोण 60 डिग्री का होगा। यानी कि यह भी कोण 60 डिग्री का होगा, यह भी कोण आप देख रहे हैं यह भी 60 डिग्री का होगा, यह भी दोस्तों 60 डिग्री का होगा। देखिए यह जो आप डिग्री देख रहे हैं इसको अंश भी पढ़ते हैं। आप चाहे तो दोस्तों इसको 60 अंश आसानी से पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा एक तरीके से। और अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग कहेंगे एक बात और याद आ गया, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज में अगर मान लीजिए कि सभी भुजा बराबर है तो क्या इसके सभी कोणों को हम 70 डिग्री नहीं कर देंगे? 50 डिग्री नहीं कर देंगे? 100 डिग्री नहीं कर देंगे? आप लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत होगा। चूंकि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समकोण हो, विषमबाहु, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर भी 50 करते हैं, यहाँ पर भी 50 करते हैं तो यहाँ पे 50, तो अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो दोस्तों वो हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। लेकिन यह तो 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे आप 60 डिग्री करते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, तब जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग 90 डिग्री इसको कह दिए, इसको भी 90 डिग्री कह दिए, इसको भी 90 डिग्री, तो दोस्तों वह हो जाएगा 270 डिग्री। तो गलत हो जाएगा चूंकि 180 डिग्री होना चाहिए। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये नहीं कि 70 डिग्री का होता है, 80 डिग्री का, नहीं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में और इसके कोण के बारे में। अब चलिए दोस्तों अब हम समद्विबाहु त्रिभुज को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इसको भी हम इसके नाम से इसका अर्थ समझेंगे। देखिए सबसे पहले है सम। तो सम का अर्थ क्या होता है? समान, यानी कि बराबर, यानी कि सम का अर्थ हो गया दोस्तों बराबर। और दोस्तों यहाँ पे है दुई, ठीक है, ठीक है। तो दुई का अर्थ होता है दो, यानी कि दो को हम ऐसे लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे है बाहु। तो बाहु का क्या अर्थ होता है? तो बाहु का अर्थ होता है
भुजा या फिर बाह आप समझते हैं, भुजा बात एक ही है, यानी कि और त्रिभुज तो आप समझते ही हैं, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनना है तो इसका दो भुजा बराबर होना जरूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका हम नाम भी दे देते हैं ABC। देखिए यह जो भुजा है, मान के चलिए कि यह दोस्तों है 8 मीटर, यह भी हम इसको भी कर देते हैं 8 मीटर और इसको हम कर देते हैं 9 मीटर। अब देखिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों हो गया, तो ध्यान से समझिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप AB भुजा और BC भुजा, इसको ऐसा ही ना पढ़ेंगे, इस भुजा को हम कैसे बोलेंगे, AB भुजा और BC भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और भी दोस्तों हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यह कोई त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक भुजा मान के लीजिए कि यह दिया है 8 सेंटीमीटर और यह दिया है आपको 9 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर प्रश्न में बोला है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इस भुजा को बतावे, तो आप लोग क्या कहिएगा, तो आप लोग फटा के तो सोचिएगा कि प्यारे सर बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा जो है बराबर होता है। तो देखिए अगर यह 8 सेंटीमीटर दिया है और यह 9 सेंटीमीटर दिया है तो यह दोनों अलग अलग भुजा हो गया और एक भुजा बच गया है, यानी कि अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यह वाला जो एक भुजा है ना यह भी 8 सेंटीमीटर होगा, तब यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसका भी बहुत सारा शर्त आता है। देखिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यह एक दोस्तों फिर से त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। और यह दोस्तों मान लीजिए कि 9 किलोमीटर है, तो हम इसको भी दोस्तों 9 किलोमीटर कर लेते हैं। और मान लीजिए कि यह 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए यह भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, चूंकि यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो यह भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के आप नाम भी दे सकते हैं, इसको P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, इसका नाम हम लोग R भी दे देते हैं। और दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में भी 3 गो कोण होता है। देखिए इसको हम कोण बोलेंगे, इसको भी कोण बोलेंगे, इसको भी एक कोण बोलेंगे। देखिए कोण को अंग्रेजी में हम एंगल बोलते हैं। अब दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में आपको एक बात को और भी अच्छे से याद कर लेना है। देखिए किसी भी त्रिभुज में जो भुजा बराबर होती है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। जैसा कहने का मतलब है कि देखिए यह भी भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण जितना होगा उतना ही इस भुजा के सामने वाला कोण होगा। कहने का मतलब है मान लीजिए कि इस भुजा के सामने वाला कोण यही हुआ, यह नहीं ना हुआ, यह हुआ, इसके डायरेक्ट सामने है, ठीक है। तो यह जितना होगा उतना ही इस भुजा का जो सामने वाला कोण होगा उतना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका प्रश्न गलत है। जैसे मान लीजिए कि यह इसके सामने वाला जो कोण है यह 70 डिग्री है, तो दोस्तों इस भुजा के सामने वाला कोण भी, तो इसके सामने वाला कोण ये ना हुआ, ये ना हुआ, तो यह भी दोस्तों 70 डिग्री हुआ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बता दिया कि किसी भी त्रिभुज में जो उसका तीनों कोणों का योग है, यानी कि तीनों कोणों को जोड़ने पर, उसके अंदर के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो जोड़िए तो 70 डिग्री 70 डिग्री 140 डिग्री, कितना बच गया 180 पुगने में, तो आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर 40 डिग्री बच गया, तो जो बाकी का कोण है यह दोस्तों 40 डिग्री हो गया। और अगर आप इन तीनों को जोड़िएगा तो यह पूरा मिलाकर दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा। आप जोड़ के दे सकते हैं 70 डिग्री 70 डिग्री 140 डिग्री, 140 डिग्री में 40 डिग्री को जोड़ दीजिएगा तो 180 डिग्री हो गया। तो लीजिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसको भी दोस्तों हम इसके नाम के साथ ही समझेंगे। देखिए विषमबाहु जो शब्द है यह दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला है विषम, ठीक है, और दूसरा है बाहु। दोस्तों विषम का मतलब होता है असमान, असमान कहने का मतलब कि अलग अलग। विषम का मतलब क्या हो गया, अलग अलग, या दोस्तों आप इसको कह सकते हैं असमान। जब दोस्तों यहाँ पे विषम का जगह सम था तो हम क्या कह रहे थे, समान कह रहे थे, यानी कि इस अ को छुपा दे रहे थे, ठीक है। और अ का मतलब होता है नहीं, समान का मतलब होता है बराबर, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि नहीं बराबर बराबर, यानी कि अलग अलग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाहु का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है। भुजा तो आप समझते हैं ना, इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम साइड बोलते हैं। अब दोस्तों हम इसके परिभाषा को पूरा मिलाकर समझते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा अलग अलग लंबाई की होती है उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब दोस्तों हम इसका कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी है, तो दोस्तों हम इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि दोस्तों यह एक त्रिभुज हो गया, तो अगर इसको विषमबाहु त्रिभुज होना है तो सभी भुजा जो है, सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए। हम इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड। देखिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं दोस्तों कि यह है 20 किलोमीटर, ठीक है। इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि यह है 18 किलोमीटर। इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं 19 किलोमीटर। अब इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो सभी भुजा की लंबाई है वह अलग अलग है। जैसे इस भुजा की लंबाई 20 किलोमीटर है, लेकिन इस भुजा की लंबाई 18 किलोमीटर है और इस भुजा की लंबाई 19 किलोमीटर है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें सभी भुजा अलग अलग लंबाई की है, तो यानी कि अब विषमबाहु त्रिभुज वही हो गया, ठीक है। अब इसका आप लोग एक चीज़ को और समझ जाइए। देखिए आप जानते हैं कि यह क्या है, कोण है। और देखिए अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उसकी भुजा अलग अलग लंबाई की है तो उसका कोण भी अलग अलग होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज में हम देख रहे थे कि सभी भुजा बराबर थी तो सभी कोण भी बराबर था। यानी कि एक कोण मान लीजिए कि 60 डिग्री का है तो सभी कोण 60 डिग्री का था। समद्विबाहु त्रिभुज में हम देखें कि अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। मान लीजिए कि एक कोण 70 डिग्री का था तो दूसरा कोण भी 70 डिग्री का था, जो बाकी बच गया वो 40 डिग्री का था। एक कोण मान लीजिए कि 50 डिग्री का है, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका एक कोण और 50 डिग्री का हो गया, तो जोड़िएगा तो 100 डिग्री और बाकी जो बच जाएगा उसको 80 डिग्री मान लेंगे। तो इस तरह था। और विषमबाहु त्रिभुज में अगर सभी भुजा की लंबाई अलग अलग है तो यानी कि इसका कोण भी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि यह जो कोण है यह मान के चलिए कि 50 डिग्री है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं दोस्तों 70 डिग्री, जोड़िए तो कितना हो गया, तो 120 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री पुगने में कितना बच गया, 60 डिग्री। तो इसको दोस्तों हम 60 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि इस त्रिभुज में सभी कोण जो है अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 70 डिग्री है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि अलग अलग है कि नहीं। तो यानी कि दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी भुजा कितनी कितनी लंबाई की होती है, अलग अलग होती है, और कोण के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग विषमबाहु त्रिभुज को भी अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि भुजा के आधार पर जितनी भी त्रिभुज है उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके। तो दोस्तों कोण के आधार पर जो सबसे पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब इसको भी दोस्तों हम इसके नाम से इसका अर्थ समझेंगे। देखिए न्यून कोण त्रिभुज जो है दो शब्दों के मिलने से बना है, ठीक है। सबसे पहला है न्यून, दूसरा है कोण। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यून का अर्थ क्या होता है, यानी कि न्यून का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों न्यून का मतलब होता है कम, यानी कि न्यूनतम। न्यून का पूरा मतलब क्या हुआ, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब होता है कम, यानी कि आप कह सकते हैं कि कम से कम भी कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं। और कोण का मतलब तो आप समझते ही हैं, ठीक है। और इसका तो अर्थ आप समझते हैं, यानी कि आप इस तरीके से एक तरीके से आप इसके परिभाषा को और भी कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा 90 डिग्री से कम होती है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। देखिए यह जो शब्द वाला लॉजिक है ना, ये आपको याद कराने के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ज़रा समय के लिए याद रहेगा। या आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा 90 डिग्री से कम कम की होती है उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, जैसे दोस्तों जानते हैं कि यह सभी जो कोण हो गया तीनों, तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो गया। मान लीजिए कि यह 70 डिग्री का है और यह दोस्तों 50 डिग्री का है। तो देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर आपको इसको पता करना है कितना होगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा ना और 180 में से घटा दीजिएगा तो बच जाएगा। तो 70 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा दीजिए तो बच जाएगा 60 डिग्री, यानी कि यह जो कोण हो गया 60 डिग्री का हो गया। और इस त्रिभुज में दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि इसकी सभी कोण जो हुआ यह 90 डिग्री से कम कम का है, यह 50 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यानी कि दोस्तों यह क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज का उदाहरण हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यून कोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए इसको जो है हम इसके नाम से इसका अर्थ को समझेंगे। और देखिए समकोण जो शब्द है इसका अर्थ होता है 90 डिग्री। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि सर इसको तोड़ समझाइए। देखिए अगर आप इसको तोड़ के समझिएगा ना तो फिर आप लोगों को फिर गलत अर्थ निकल जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शब्द को तोड़िएगा तो उसका परिभाषा ही बनेगा। जैसे वाला समकोण जो शब्द है इसको तोड़िएगा ना तो 90 डिग्री इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि सम मतलब होता है बराबर, कोण का मतलब कोण। तो यानी कि अगर कोण बराबर है तो उसको समकोण कहेंगे ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो फिर ऐसे गलत ही हो जाएगा। ठीक है, समकोण जो शब्द है इसका अर्थ होता है 90 डिग्री। यानी कि आप इस तरीके से
तरीके से और भी याद कर सकते हैं कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यह एक त्रिभुज हो तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों को अगर मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी कोण बनेगा और यहाँ पर भी कोण बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री यह हो गया, तो 180 डिग्री पुगने में 90 डिग्री और बच गया, तो यह दोनों को मिलाकर और आप 90 डिग्री कर दीजिए। तो देखिए इसको मान लेते हैं कि यह जो है 50 डिग्री का है, तो यह जो 30 डिग्री का हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप जोड़ के देख लीजिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर इनको जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आप त्रिभुज के कोण को गलत बनाए हैं। 90 डिग्री 50 डिग्री कितना होता है, 140 डिग्री, और 140 डिग्री में 30 डिग्री को जोड़िएगा तो दोस्तों यह हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री नहीं पुग रहा है, यानी कि दोस्तों हम इस कोण को गलत बनाए हैं। ठीक है, आपको कितना पुगाना है, 180 डिग्री पुगाना है, लेकिन 170 डिग्री पुग जाएगा तो एक बढ़ा दीजिए, तो हम इसको 40 डिग्री कर देते हैं। जोड़िए तो 90 डिग्री 50 डिग्री कितना होता है, 140 डिग्री, और फिर 40 डिग्री को जोड़ दीजिए 180 डिग्री। यानी कि दोस्तों अब सही है। तो समकोण त्रिभुज का अर्थ तो आप समझना गए कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए कि इस भुजा की लंबाई जो है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए इस भुजा की लंबाई मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, और यह जो आप देखते हैं इस भुजा की लंबाई मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में बहुत सारे विद्यार्थी क्या कन्फ्यूज होते हैं कि ऐसा एक त्रिभुज रहता है और उसका अगर भुजा दे देता है तो वह कहते हैं समकोण त्रिभुज नहीं है। चूंकि आप लोग का एक प्यारा सर पर केवल कोण बता के बनाए थे, यहाँ पर तो भुजा की लंबाई दे दी गई है, तो यानी कि दोस्तों यह समकोण नहीं होगा। तो इस तरीके से घबरा जाएंगे आप, नहीं भुजा दिया रहा है उसे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल कोण देखना है। अगर कोण के आधार पर हम त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तो हमको केवल कोण से मतलब रखना है, भुजा से मतलब नहीं रखना है। इसका अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जब कोई भुजा एक पड़ी हो और उस पर एक खड़ी हो तो वहाँ पे जो कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे यह जो देखिए एक रेखा है, यह सब जो है रेखा है, ठीक है, तो यह जो रेखा है यह रेखा पड़ी है, पड़ी मतलब कि लेटी हुई है, और इस पे एक रेखा खड़ी है, खड़ी मतलब कि ऐसा सीधी खड़ी है। देखिए ऐसे है कि नहीं, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखिए एक पड़ी है एक खड़ी है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों अगर त्रिभुज है तो इसको भी आपको मिलाना होगा, सभी को बंद करना ना होगा। तो अब दोस्तों इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब एक पड़ी हो और उसके ऊपर एक खड़ी हो तो वहाँ पे जो कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह भी बात को याद रख लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए लाइट चली गई है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखाई दे, लेकिन आप लोग भाई प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लाइट गई है। ठीक है, देखिए तो अधिक कोण त्रिभुज का किसे कहेंगे, तो आप चाहें तो इसके शब्द से भी अर्थ समझ लेंगे, हम भी इसको बिना शब्द से इसका अर्थ समझाते हैं। जैसे इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। और दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके शब्द से इसका अर्थ समझा देते हैं। आइए देखिए, अधिक मतलब क्या होता है, अधिक मतलब अधिक ही होता है, और कोण मतलब तो आप समझते हैं। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर भी कोण बनेगा और यहाँ पर भी कोण बनेगा। तो हम अगर देखेंगे इस त्रिभुज में, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज हम इसको बनाना है तो एक कोण को 90 डिग्री से अधिक कर देंगे। मान लीजिए कि इस कोण को हम 105 डिग्री कर देते हैं। अब इस त्रिभुज में दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, 105 डिग्री है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अधिक कोण त्रिभुज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसमें आप लोग कहेंगे कि अब 2 यहाँ पे कोण बच गया, तो इस कोण को नहीं बताएंगे कि यह कोण कितना हो गया। तो देखिए आप कोण के आधार पे पढ़ रहे हैं ना, तो केवल कोण से मतलब रखिए। अगर एक कोण भी 90 डिग्री से अधिक है ना तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। जैसे इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो इन दोनों कोणों से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, तो इससे हम क्या कह देंगे, अधिक कोण त्रिभुज कह देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अधिक कोण त्रिभुज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, आपको कमेंट में बताना है कि वह त्रिभुज जो है कौन सा त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और देखिए इस त्रिभुज का जो एक कोण 90 डिग्री का है, तो दोस्तों आपको बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, कि इनमें से कोई भी नहीं है। यह दोस्तों आपको कमेंट में करके बताना है कि वह कौन सा त्रिभुज है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो भी कुछ मैं समझाया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।